students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का बच्चों जो आपका फर्स्ट पॉइंट था, आपका फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था आपका आयन एक्सचेंज केमिकल रिएक्शंस, उसके पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप 10th क्लास या 9th क्लास के अंदर आपने बिल्कुल पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा। देने के बाद फिर मैं चलूँगा बच्चों अपने मैकेनिज्म पॉइंट पे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर बच्चों में एक स्टेटमेंट पूछूँ तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा। तो इसमें क्या है बच्चों, एक सुटेबल कंडीशन के अंदर, राइट, एक सुटेबल पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर है ना, वहाँ पे आपको एक सिंगल कंपाउंड दिया जाएगा। वो सिंगल कंपाउंड जो होगा वो सिंगल कंपाउंड बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सुटेबल कंडीशंस के अंदर एक जो सिंगल कंपाउंड होगा वो स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा मल्टीपल सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 और मोर प्रोडक्ट के अंदर बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर बच्चों यहाँ पे जैसे हम जनरली क्या सोचते हैं कि अपन को हीट यहाँ पे सप्लाई करनी है, एनर्जी आपको सप्लाई करनी है ना। कभी किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने का मतलब क्या, एनर्जी को सप्लाई करना है। तो डिकम्पोजिशन का बेसिक मीन होता है टू ब्रेक। डिकम्पोजिशन का अगर बेसिक मीन आप देखोगे तो बच्चों आपको क्या मिला, ब्रेक, टू ब्रेक। अब किसी चीज़ को ब्रेक करना तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे अपनी एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है। अब वो जो एनर्जी बच्चों या तो आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में होगा, या फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में होगा, या फिर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। तो बेटा पहला पॉइंट का हीट एनर्जी की फॉर्म में, या फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अपनी एनर्जी को सप्लाई करते हो। ये तो बच्चों यहाँ पे आपके हो गए कि भाई आप यहाँ पे एनर्जी इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आप सप्लाई करोगे तो आपका बॉन्ड क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा या फिर सिंगल कंपाउंड होगा वो स्प्लिट कर जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये भी डिस्कस होता है क्या सारे के सारे जो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो बच्चों आपके एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो अपन को क्या लगता है कि हीट हम देते हैं, देने का मतलब बेटा ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो ऐसा नहीं है। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं वो नॉट ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा एंडोथर्मिक नहीं होती हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक भी आपकी होती हैं। तो अब जब पता चल रहा है कि भाई आपका 95% केस है वहाँ पे एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो एंडोथर्मिक होना चाहिए, बिल्कुल एंडोथर्मिक होगा। लेकिन कुछ पार्ट जो एक्सोथर्मिक का है तो उसे भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो अब इसके साथ तो समझ में आपको आ गया होगा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी हैं बहुत सारे जो आपके एंडोथर्मिक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंडोथर्मिक के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक कर देना है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट को ब्रेक कर देना। लेकिन बेटो मैं एक्सोथर्मिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता हूँ। तो जब एक्सोथर्मिक के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NO। डिकम्पोजिशन ऑफ NO के बारे में जब बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ से N2 गैस और आपकी O2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इसको बेटा हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक स्टेप। हालांकि यहाँ बच्चों हीट आपकी प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट आपको रिएक्शन से आपको याद रखना है। सेकेंड रिएक्शन देखो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, है ना, O2। तो भाई ओजोन का O2 में डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये दोनों ही केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी के डाटाबेस के अकॉर्डिंग है। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेन मैं आपको और बेटर करूंगा, तो थोड़ा सा भी रुकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे एनर्जी रिलीज क्यों होती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम इंडो और एक्सो बच्चों डिसाइड किससे करते हैं, एक्सो और इंडो को जो हम डिसाइड करते हैं वो बच्चों डेल्टा RH इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हीट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस डिफरेंस से अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम बेटा इंडो बोलते हैं, और अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम एक्सो बोलते हैं। तो इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, और इसके बारे में आपको मैं पूरी इसके पीछे कहानी बताऊंगा कि NO जो कंपाउंड है या फिर आपका ओजोन है उसके पीछे जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, जो उसका स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है ना, क्या उससे अधिक एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है
है ना। तो ये सब मैं पॉइंट डिस्कस करूँ, क्या आपकी एनर्जी वहाँ पे कम रिलीज हो रही है, ये सारे पॉइंट में डिस्कस करूँगा। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे टाइप्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप्स का है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कि हालांकि आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चों, एक आपका और टाइप होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा कि जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से कि बच्चों HCl, है ना, के साथ अगर आप NaOH लेके आओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी का बच्चों टाइप होता है। ये एक्वस मीडियम बच्चों HCl का और NaOH दोनों ही एक्वस हैं। तो यहाँ से आपका बनेगा NaCl, ये एक्वस में होगा, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ठीक है। बाकी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका एक ही मॉलिक्यूल डिस्कस किया। तो बच्चों यहाँ पे आपके बेसिकली 3 आपकी ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है, कैटेगरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। फर्स्ट होती है बच्चों आपकी, दैट इज दी TDR। TDR का मतलब है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। ये सब आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ एक आपको रिव्यू दे रहा हूँ, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेसिक पॉइंट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल से बेटा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो केमिकल रिएक्शन है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा या फिर जो रिएक्शन बच्चों प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन वाला जो पॉइंट है, वो रिएक्शन एक्टिवेटेड बच्चों कब होगी, जब थर्मल एनर्जी आपको यहाँ सप्लाई की जाएगी। मतलब आपकी जो एनर्जी यहाँ पे होगी वो थर्मल का मतलब बच्चों हीट है ना। तो थर्मल एनर्जी जब आपके यहाँ पे सप्लाई होगी तो आपकी केमिकल रिएक्शन बच्चों एक्टिवेट होगी, मतलब रिएक्शन आपका जो कंपाउंड के बिना, जो रिएक्टेंट के बिना, वो आपका डिकम्पोज कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ कि बच्चों जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपका जनरली मैं बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ, जनरली आपका इंडोथर्मिक होता है, राइट। जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो केमिकल बॉन्ड बच्चों किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। ओके, इसका एग्जांपल्स अगर बच्चों आपको पता होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कि इस बेटा CaCO3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो आपका CaO का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बच्चों आसानी से यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और इसी केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम क्विकलाइम के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बिल्कुल बात करते हैं, जिसका इंडस्ट्रियल पर्पस काफ़ी ज़्यादा है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकेंड कैटेगरी आती है बच्चों आपकी EDR। EDR का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब बच्चों मैं पहले बताता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक का बेसिकली मीन क्या है। तो इलेक्ट्रोलिटिक का अगर मैं एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊँ, तो इलेक्ट्रोलाइट की जब बच्चों बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, राइट। तो जहाँ पे आपका रिएक्शन जब डिकम्पोज हो रहा है, जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब हम H2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों वहाँ से H2 गैस और O2 गैस आपकी रिलीज होती है। तो वहाँ पे बच्चों क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हो हाई वोल्टेज, जहाँ से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बच्चों H प्लस OH माइनस आयन में जाएगा, तो जो आपका H प्लस आयन होगा वो H2 गैस में चला जाएगा, OH माइनस O2 गैस के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2O2 गैस वहाँ से आपकी रिलीज होती है, ये भी आपको पता होगा। थर्ड कैटेगरी की बच्चों में बात करूंगा, तो यहाँ बेटा हम सनलाइट के बारे में बात करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हीट के बारे में बच्चों बात कर चुके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। तो थर्ड वन इज कि बच्चों जब हम सनलाइट का यूज करते हैं, मतलब फोटोन का यूज करते हैं, इसको बेटा बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब फोटोलिटिक का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके तीनों आपके नाम हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आपका क्लोरिनेशन प्रोसेस है। और उसके और मैं आपको सिंपल बताऊं तो बच्चों ओजोन, तो ओजोन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इक्वल टू एच न्यू, जो फोटोनिक एनर्जी है बच्चों। तो यहाँ से ब्रेक किया है बच्चों O2 गैस के अंदर, और प्लस बच्चों यहाँ से जो मिला है वो आपको मिला है एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर बेटा ब्रेक हो जाना, है ना। तो ये जो एग्जांपल है बच्चों वो आपका किसका है, वो है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर आप बोलो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर आप बोलो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है। ओके, तो ये तीन आपकी बेसिक कैटेगरी हैं। ओके, अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिकम्पोजिशन के बारे में किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस होता है और कितने टाइप्स होते हैं, है ना, किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी को हम देखते हैं। एंडोथर्मिक होता है बेटा जनरली, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे दो बेटा केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एंड डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं।
और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का बच्चों इंडस्ट्रियल पर्पज से काफ़ी अच्छा यूज होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बच्चों काफ़ी इसका यूज है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना, जो CaO पार्ट है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, मोर देन 50% बच्चों आपके सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका और एक अच्छा यूज होता है बच्चों आपके मेटलर्जी के अंदर, कि जब एक्सट्रैक्शंस करते हैं मेटल्स का फ्रॉम ऑक्साइड्स, है ना, तो ऑक्साइड्स और क्लोराइड, उनसे अगर बच्चों हम एलिमेंट जो मेटल्स है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी बच्चों यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। और इसके साथ साथ हम थर्माइट बेल्डिंग के बारे में आपने सीखा होगा कि जब बच्चों रेलवे लाइन होती है वहाँ पे जब ज्वाइंट करते हैं तो थर्माइट बेल्डिंग का काफ़ी यूज करते हैं। तो थर्माइट बेल्डिंग के अंदर भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको मैंने पार्ट पढ़ा दिया है, डिस्कस आपको हो गया है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा अपने बेसिक पार्ट पे, जो हम लोग मैकेनिज्म पे चल रहे थे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं वो आपको पार्ट बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिस्कस भी की गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट तो जैसे बच्चों आपका, हालांकि हम मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो दिमाग में आपको आता होगा एस ब्लॉक, कि सर एस ब्लॉक से बात हो रही है। तो एस ब्लॉक के अंदर बच्चों फर्स्ट ए को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकेंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, सेकंड ए की एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाने के पीछे रीजन क्या है भाई, वहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा एल्कलाइन अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है बेटा, अर्थ जो आपको लेयर है, जो अर्थ है उसका जो अपर लेयर है, उस अपर लेयर पे बच्चों कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये बेटा काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। तो इसलिए बेटा वहाँ पे हम एल्कलाइन अर्थ वर्ड लगाते हैं। बाकी बच्चों इन मेटल्स को, सेकेंडरी के मेटल्स को आप वाटर मॉलिक्यूल्स में डालोगे तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एल्कलाइन मीडियम को डिजाइन करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और मेटलिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी आयनोइजेशन एनर्जी वैल्यू काफी लेस होती है, काफी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज कर देते हैं और कैटायंस का फॉर्म ले लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, तो बच्चों सेकंड ए से मैं स्टार्ट करूंगा। तो सेकंड ए का बच्चों अगर आपका मेटल कार्बोनेट है ना, उसको बच्चों हम हीट करते हैं, उसका जनरल फॉर्म देखो बेटा, कार्बन के पास बच्चों चार्ज कितना होता है, -2, और सेकंड ए के बच्चों मेटल्स में चार्ज कितना होगा बच्चों, +2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों को, यहाँ पे कैंची चलाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो MCO3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो MCO3 को बच्चों हीट करते हैं, सेकंड ए की बेटा कार्बोनेट्स को हम हीट करते हैं, तो बच्चों क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस। बेटा आपका कार्बोनेट है तो CO2 गैस बेटा डेफिनेटली यहाँ से आपकी रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ से निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बच्चों CO2 का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाई अगर मैं Na2CO3 को हीट करूँ, सोडियम कार्बोनेट को मैं हीट करूँ, हालांकि बच्चों यहाँ पे जब बात करते हैं तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को काफी अच्छे अमाउंट में है, कम से कम बच्चों 10 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, तो यही बच्चों आपका बेसिक एग्जांपल है, राइट। तो Na2CO3.10H2 होता है बच्चों वो, लेकिन यहाँ मैं बात करूँ बच्चों सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के बारे में। अगर बच्चों हम सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज क्यों नहीं होता है उसके पीछे मैं कहानी बताऊंगा बच्चों, बॉन्डिंग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और वीक बॉन्डिंग के बारे में बात करूंगा, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ये भी आपका सेकेंडरी का एलिमेंट है, इससे बच्चों हीट करेंगे तो यहाँ से बच्चों मिलता है SRO, मतलब आपका यहाँ पे मिलेगा मेटल ऑक्साइड और बेटा मिलेगी CO2 गैस। और मैग्नीशियम कार्बोनेट को बच्चों हम डिकम्पोज करेंगे तो बेटा हीट करेंगे तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और आपका CO2 का फॉर्मेशन। तो ये कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रीजन बताऊंगा कि बेटा Na2CO3 आपका ब्रेक क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड ए को लेके, राइट। तो सेकेंड ए के अंदर बच्चों हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लेके बात कर रहे हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और बहुत सी जगह इसको एल्कली अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बोनेट्स हैं वो आपका जो कार्बोनेट्स बच्चों बनेगा लाइक MCO3 टाइप बनेगा, इट इज जनरल फॉर्म। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपका BeCO3, नेक्स्ट बच्चों MgCO3, CaCO3, SrCO3 और आपका BaCO3, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों कार्बोनेट्स का। अब यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि जब हम बात कर रहे हैं बच्चों डिकम्पोजिशन की, तो ये जो कार्बोनेट्स बन चुके हैं, ये कार्बोनेट्स आपको मिल चुके हैं, तो यहाँ पे बच्चों कहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप इसको उस तरीके से बोलो कि कहाँ पे किस कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाएगा और कहाँ पे डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होगा, या फिर कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों इसका जो बेसिक ट्रेंड होता है स्टेबिलिटी का, तो बच्चों BeCO3 जो आपका मॉलिक्यूल है या आपका बेरियम कार्बोनेट, ये बच्चों आपका लीस्ट स्टेबल होता है
और BaCO3 की जब हम बात करते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो BaCO3 जो आपको मिल रहा है वो बच्चों आपका मोर स्टेबल कार्बोनेट्स होता है। तो जब मोर स्टेबल है तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बताऊँ तो आपका जो बेरियम कार्बोनेट है, ये बच्चों ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बच्चों उसको हम रखते हैं, तब ये डिकम्पोज करता है। और जहाँ बच्चों टेम्परेचर आपका मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपको जाता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी बच्चों आपकी बेरियम कार्बोनेट की। और लीस्ट स्टेबल क्या होगा बच्चों? BeCO3। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर लिख के दिया है, आप टेम्परेचर को याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको समझना कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे आप कहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी कम है। हालांकि मैं आपको एस ब्लॉक चैप्टर में बाद में पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है। चलते हैं बच्चों पॉइंट को समझने के लिए। तो देखो बच्चों, सिग्मा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई एरिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। अब बच्चों एरिया किसका बच्चों? आपके कैटाइंस का या फिर एनाइंस का है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब सुनना ध्यान से, तो स्पेसिफाई करो बच्चों, मैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बेटा एरिया, वो हम कैटाइंस को लेके बात करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपका जो बेरिलियम आएगा वो +2 चार्ज को होल्ड करेगा, कार्बोनेट बच्चों -2 को होल्ड करेगा। बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, और रेजोनेंस बच्चों कैसे होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, मतलब काफ़ी बेटा स्टेबिलिटी आपकी एनाइन की रहेगी। तो अब देखो समझने वाला पॉइंट क्या है कि बेरिलियम बच्चों स्मॉल साइज का है, रेडियस बच्चों से काफ़ी छोटी होगी। जब रेडियस बच्चों स्मॉल होगी तो कहीं ना कहीं एरिया भी आपका स्मॉल होगा। अब भाई हम स्पेरिकल शेप मानते हैं एटम्स को, भाई एरिया स्मॉल होगा। जब एरिया बच्चों कम हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। तो चार्ज डेंसिटी बच्चों बेरिलियम की, बेरिलियम +2 की काफ़ी ज़्यादा होगी। अब चार्ज डेंसिटी अधिक होगी तो इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन बच्चों किसका? नेगेटिव चार्ज का, जो बच्चों यहाँ पे देख रहा है। तो कार्बोनेट्स के पास जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो एनाइन है, इसको बच्चों ये करेगा अट्रैक्ट। तो एक्चुअली में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बेटा, कार्बोनेट्स के इलेक्ट्रॉन्स को बेरिलियम जो बच्चों कैटायन है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, भाई बेरिलियम +2 का जो न्यूक्लियस है, जो उसके प्रोटॉन्स हैं, भाई प्रोटॉन थोड़े रिलीज हुए हैं बच्चों Be+2 जब बना है बी से, तो उस केस में बेटा Be+2 के प्रोटॉन्स बच्चों -2 चार्ज को बेटा आसानी से एब्जॉर्ब, मतलब अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और काफ़ी तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों इसका जो साइज है बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपका बच्चों Be+2 की तरफ बच्चों आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो Be+2 की तरफ बच्चों आपका कार्बोनेट शिफ्ट होगा। इसके पीछे बच्चों रीजन क्या है कि यहाँ बच्चों जो आपका कैटाइन है उसका बच्चों पोलराइजेशन पावर कैसा है बच्चों? मैक्सिमम। बिकॉज जब स्मॉल साइज, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, रेडियस काफ़ी छोटी है, और कहीं ना कहीं एरिया भी काफ़ी स्मॉल, तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम। जब चार्ज डेंसिटी बच्चों कैटाइन की मैक्सिमम, तो पोलराइजेशन पावर कैसी होगी बच्चों? कैटाइन की मैक्सिमम। और जब पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होती है तो बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना कि जब पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होती है तो आयोनिक करेक्टर बच्चों कैसा होगा? काफ़ी डिक्रीज करेगा। आयोनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो कोवलेंट करेक्टर बच्चों क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि जो बेरिलियम कार्बोनेट है बच्चों, वहाँ पे आपका जो कोवलेंट करेक्टर बच्चों वो कैसा होगा? मैक्सिमम। जब कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम होगा तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट परसेंटेज काफ़ी दिख रहा है बच्चों बेरिलियम कार्बोनेट के अंदर। तो बच्चों इसी की वजह से आपका जो बेरिलियम कार्बोनेट है वहाँ पे वीक बॉन्ड होगा, और वीक आयोनिक बॉन्ड होगा, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी होगी काफ़ी कम। अब स्टेबिलिटी कम होगी तो आसानी से लोअर टेम्परेचर पे ही बच्चों आसानी से डिकम्पोज कर जाएगा। तो इसलिए बच्चों जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो आपका 110 या 100 डिग्री सेल्सियस पे बटा आसानी से हीट आपका ब्रेक कर जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बच्चों 117 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों आपका 178 डिग्री सेल्सियस, और स्कॉन्शियम कार्बोनेट बच्चों 235 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो बेरियम कार्बोनेट है बच्चों वो अराउंड आपका 1000 डिग्री सेल्सियस बच्चों हीट करता है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट और द कॉन्सेप्ट, जिसके बेस पे बच्चों हम कार्बोनेट्स की जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है या फिर जो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग समझते हैं। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक बेटर वे में बताऊंगा। तो चलते हैं बच्चों कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा मैथमेटिकली है, थोड़ा ध्यान से इसे फोकस करेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो प्रेजेंट आपका कार्बोनेट है, राइट। कार्बोनेट्स को जब हम बेटा किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहाँ से पता है कि आपको CO2 गैस इवॉल्व होती है। बट पूरा कंप्लीट अगर मैं प्रोसेस बताऊँ तो कार्बोनेट बच्चों आपका CO3-2 आयन होगा, ये गैसेस फेज में होगा। जब बच्चों इसको आपका ये डिकम्पोज करेगा तो यहाँ से बच्चों आपकी CO2 गैस आपकी बेटा रिलीज हो जाएगी, और बेटा ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है ना, यहाँ पे आपको ये आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो वो आपको कितना मिलेगा? तो X इक्वल टू आपको -2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना ये तो मैंने एक बेसिक प्रोसेस लिखा है आपके डिकम्पोजिशन का ही कार्बोनेट्स को लेके। तो बच्चों देखो हमारे पास, मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ
कि किस तरीके से आपका जो मेटल कार्बोनेट है आपके सेकेंड ए का, ठीक है, जो आपका मेटल कार्बोनेट है आपके सेकेंड ए का, वो किस तरीके से बच्चों डिकम्पोज होगा, क्या ये एंडोथर्मिक कैसे डिफाइन होता है, तो देखते हैं इस प्रोसेस को। तो बच्चों यहाँ पे मैं हेल्प लेने वाला हूँ हेज लॉ की। तो देखेंगे ध्यान से कि बच्चों हमारे पास XCO3 प्रेजेंट है, मेटल कार्बोनेट है बच्चों आपके अर्थ मेटल्स का। उसको मैंने आपको सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, इसको मैं दो प्रोसेस से बताऊंगा, दोनों। सबसे पहले जो रूट फर्स्ट है हम चलेंगे, ये आपका रूट सेकेंड है। तो रूट फर्स्ट है हम लोग चलते हैं पहले। तो रूट फर्स्ट बच्चों आपका इधर से है। तो सबसे पहले XCO3 को बच्चों मैंने, ये सॉलिड का है, सॉलिड है बच्चों। अब इसको मैंने ब्रेक किया है, तो बेटा ब्रेक किया मैंने, डेल्टा H का यूज किया है। एंथैल्पी बच्चों यहाँ पे सप्लाई होगी। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो बनेगा आपका XO, आपका मेटल ऑक्साइड भी आपको मिल जाएगा सॉलिड, और प्लस बच्चों यहाँ से आपको CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब जो मेटल ऑक्साइड है बच्चों ये सॉलिड है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे क्या हम लेटेस्ट एनर्जी यूज करेंगे। तो ये बच्चों आपका ब्रेक कर जाएगा X+2 के अंदर, मेटल आपका जो बेटा कैटायन है उसके अंदर, और ऑक्सीजन के पास आपका चार्ज -2 डिफाइन होगा। क्लियर है। बाकी CO2 गैस बच्चों यहाँ पे आपको दिख रही, तो वो CO2 गैस आपके यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों हम रूट फर्स्ट से जा रहे हैं, ये आपका रूट फर्स्ट है, जब हम रूट फर्स्ट से जा रहे हैं तो बच्चों डेल्टा H मिल रहा है आपको, और आपको लेटेस्ट एनर्जी मिल रही है, राइट। अब रूट सेकंड से चल के देखते हैं। तो रूट सेकंड बच्चों आपका इधर से मूव कर रहा है, ये आपका रूट सेकंड है। तो रूट सेकंड के अंदर देखो बच्चों कैसे प्रोसेस होगा। XCO3 आपके पास से अवेलेबल है बच्चों, यहाँ पे देखो आप लेटेस्ट एनर्जी को यूज करोगे, तो लेटेस्ट एनर्जी यूज करोगे तो बच्चों यहाँ से मिलेगा आपका X+2, डायरेक्ट बच्चों आपका ब्रेक करेगा X+2 के अंदर और CO3-2 के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या। अगर आपका XCO3, अगर बच्चों आपके XO मतलब मेटल का ऑक्साइड और CO2 में आपका चेंज हो रहा है, राइट, तो उस केस में हम डेल्टा H यूज करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर XCO3 अगर बच्चों डायरेक्ट आपके कैटाइन X+2 के अंदर और CO2-2 मतलब आप CO3-2 मतलब कार्बोनेट्स के अंदर ब्रेक करेगा, तो बच्चों वहाँ पे हम लेटेस्ट एनर्जी यूज करते हैं। तो व्हाट इज लेटेस्ट एंथैल्पी या एनर्जी क्या होती है। तो लेटेस्ट एंथैल्पी और एनर्जी आपको एक मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, तो ये बच्चों क्या होता है यहाँ पे हीट इवॉल्व। इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि लेटेस्ट एंथैल्पी या एनर्जी इज बेसिकली एज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। तो गैसियस आयंस बच्चों क्या है X+2, यहाँ पे CO3-2 है। तो इन दोनों को जब बच्चों आप गैसियस आयंस को मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद आपको बेटा यहाँ पर कार्बोनेट मिलेगा, XCO3 आपको मिल जाएगा, कार्बोनेट बेटा सॉलिड फेज में मिल जाएगा। तो इसको मैंने देखो उल्टा करके बोला है क्या, कि लेटेस्ट एंथैल्पी बेसिकली क्या है, हीट इवॉल्व होगी। और हीट बच्चों इवॉल्व कब होगी, जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन, वो कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन होगा। और बेटा कहाँ से फॉर्म होगा, फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। इसी तरीके तो ये आपको बेसिक पॉइंट, हालांकि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेटेस्ट डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका अपोजिट करके, है ना। बाकी आपका ये नेगेटिव में डिफाइन होगा, इसका उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटेस्ट एंथैल्पी एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन। तो अब बच्चों ये आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से ब्रेक हो चुके हैं बच्चों, फिर से मैंने डेल्टा H बच्चों यूज किया है। तो यहाँ से बच्चों क्या मिला है, X+2 तो बच्चों चेंज होगा नहीं, वो तो वही रहेगा। तो भाई जो कार्बोनेट मैंने यहाँ पे एंथैल्पी यूज की थी, बेटा वही सेम वैल्यू आपके यहाँ पे यूज की जाएगी। भाई X+2 में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आपको यहाँ से मिलेगा CO2 मिल जाएगा, और ऑक्सीजन पे -2 आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास दो बेटा आपके रूट हैं, रूट फर्स्ट और रूट सेकंड। तो रूट फर्स्ट और रूट सेकंड को बेटा हम हेज लॉ से देखेंगे क्या होगा। तो डेल्टा H देखो बच्चों, डेल्टा H, हम रूट फर्स्ट की बात करें, डेल्टा H ये आपका रूट फर्स्ट है, डेल्टा H प्लस लेटेस्ट एनर्जी, इधर लिखा है बच्चों XO का मैंने, इज इक्वल टू क्या बच्चों, आपके डिफरेंट हम पाथ से आते हैं, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, वो आपकी जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है, जो वैल्यू होती है, वो इक्वल होती है। ऐसा हेज लॉ के इक्वलिटी हम डिस्कस करते हैं। तो रूट फर्स्ट और रूट सेकंड की एनर्जी को चेक करके देखते हैं। तो देखो रूट सेकंड के अंदर बच्चों क्या है, लेटेस्ट एनर्जी बच्चों किसके लिए, आपके कार्बोनेट्स के लिए यूज हुई थी, प्लस आपका डेल्टा H कॉन्स्टेंट भी यूज हुआ था। और बच्चों रूट फर्स्ट पे आप लोग लो, तो बच्चों डेल्टा H दिख रहा है प्लस लेटेस्ट एनर्जी ऑफ XO दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड, दोनों को उठा के मैंने इक्वल कर लिया है, ऐसा हेज लॉ बोलता है, ठीक है। अगर मैं तीसरे पाथ से और जाता, तो कहीं ना कहीं वो पाथ की एनर्जी भी बच्चों लगभग आपकी इक्वल निकल के आती, इसी तरीके से हम इक्वेट कर देते। तो देखो बेटा डेल्टा H अपन को निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी रिएक्शन बच्चों क्या होगा, आपका लेटेस्ट एनर्जी ऑफ CO3 माइनस बेटा इधर प्लस में आपका मेटल ऑक्साइड कर दिया जाएगा, तो आपका ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ XO मेटल ऑक्साइड, और प्लस आपका डेल्टा H कांस्टेंट। अब फोकस करना लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों लेटेस्ट एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ मेटल कार्बोनेट, या लेटेस्ट एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ
मेटल ऑक्साइड, जब बच्चों हम ऊपर से नीचे आते हैं, अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, तो बच्चों दोनों ही फॉल करती हैं, दोनों की वैल्यू बच्चों क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बट कीप इन माइंड कि मेटल ऑक्साइड की जो आपकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू है बच्चों, वो काफ़ी तेज़ी से आपकी फास्ट डिक्रीज होती है, काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू XCO3। मतलब मेटल कार्बोनेट की वैल्यू डिक्रीज तो होगी बच्चों एंथैल्पी वैल्यू डाउन द ग्रुप आने पे, लेकिन इतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं होती जितनी तेज़ी से आपका मेटल ऑक्साइड की लेटेस्ट एंथैल्पी एनर्जी आपका डिक्रीज करता है। क्या बात समझ में पे आई? ओके, तो इसका मतलब बेटा फाइनली अगर आप देखोगे ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, काफ़ी स्मॉल होती जा रही है, तो फाइनली आंसर बच्चों क्या होगा, ये आपका देखो काफ़ी बेटा स्मॉल वैल्यू से डिक्रीज करेगा, ये वैल्यू बेटा काफ़ी जल्दी से आपकी स्मॉल हो जाएगी। तो फाइनली बच्चों आपको आंसर क्या मिलेगा, नीचे आप जाते जाओगे तो आपको मोर पॉजिटिव आंसर मिलता था। क्या बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा एच आपको मोर पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका बेसिक मीन क्या है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, मतलब जो आप सप्लाई करो कार्बोनेट्स को लेके, तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आप ज़्यादा एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं। तो जो आपका ग्रुप में नीचे का जो बेटा आपका कार्बोनेट होगा वहाँ पे ज़्यादा आपको एनर्जी या सप्लाई जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो डेल्टा एच बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव आपका नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे डिफाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ मेटल ऑक्साइड बच्चों काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू आपकी कैसी हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों, जो आपके डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो लास्ट आपके एलिमेंट्स की। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे हम सेकेंड डे के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनके कार्बोनेट्स को लेके। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से लिथियम कार्बोनेट। तो बेटा सेकंड ए के जो आपके कार्बोनेट्स हैं उनकी जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका बनता है M2CO3 टाइप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्यों बनता है कि भाई कार्बोनेट्स की जो बच्चों बैलेंसी -2 होती है, ठीक है, और जो बच्चों फर्स्ट ए के जो आपके एलिमेंट्स हैं, है ना, उनके पास बच्चों जो बैलेंसी होती है वो +1 होती है ऑलवेज। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है +1 -1 दोनों होल्ड करता है, बिकॉज बच्चों हाइड्रोजन अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच करेगा बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट से, तो बच्चों उसके पास चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। अगर वो किसी बच्चों मेटल से अटैच करेगा जनरली आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट से, तो बच्चों वो आपके -1 को होल्ड करता है। ठीक है, ओके, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो बनेगा बच्चों M2CO3। क्लियर है? ओके, तो La2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3। तो इसमें बच्चों ध्यान से देखना कि डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे एक मैं कहानी और बताऊंगा, जो मैंने आपको अभी इसके पहले जो मैंने आपको रीज़न दिया था बच्चों स्टेबिलिटी का, उसके अलग मैं आपको ये रीज़न देने वाला हूँ। क्या? कि अगर बच्चों स्मॉल साइज का कैटायन अगर स्मॉल साइज के एनायन के साथ होगा, है ना, तो वहाँ पे मैं जनरली बात करूँगा कि जो स्टेबिलिटी होगी वो डेफिनेटली आपकी मैक्सिमम होगी। और अगर बच्चों बिगर साइज कैटायन बिगर साइज एनायन होगा तो भी आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर बिगर साइज कैटायन और स्मॉलर साइज एनायन या फिर स्मॉलर साइज कैटायन बिगर साइज एनायन होगा या बिगर साइज कैटायन स्मॉलर साइज एनायन होगा, तो बच्चों वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मैक्सिमम नहीं मिलेगी, मतलब बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी। उसके पीछे मैं रीज़न और देता हूँ। क्या? कि बच्चों आपके यहाँ पे मैं कुछ स्पीसीज, जब मैं आपको एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एनाइन ऐसे हैं जो बिगर साइज में आते हैं, कौन कौन से एनाइन हैं जो बच्चों स्मॉलर साइज के आते हैं। जैसे आपका कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब बिगर साइज एनाइन है। लेकिन बच्चों बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो वो आपका आता है स्मॉलर साइज एनाइन के अंदर। ठीक है, तो अब देख सकते हो बच्चों कार्बोनेट तो अपना बिगर साइज आपका एनाइन है, और अगर बच्चों लिथियम के बारे में बात करते हैं, सोडियम के बारे में बात करते हैं, डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो साइज बच्चों कैटायन क्या है, साइज तो इंक्रीज कर रहा है कैटायन का, लेकिन कार्बोनेट का साइज फिक्स है। बट कार्बोनेट बेटा मैंने पहले ही फिक्स कर दिया है कि आपका ये बिगर साइज एनायन होता है। जब कार्बोनेट आपका बिगर साइज एनायन है तो बच्चों देखो आप नीचे जाओगे सीजियम आपको बिगर साइज मिलेगा, तो सीजियम भी बिगर साइज और कार्बोनेट भी बच्चों यहाँ पे बिगर साइज, दोनों ही बेटा काफ़ी आपके इक्वल साइज के लगभग मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से बेटा कार्बोनेट का जो साइज होता है समथिंग 0.3 नैनोमीटर समथिंग होता है, 0.3 नैनोमीटर समथिंग होता है, ये कुछ अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे निकल के आती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो तो भाई बिगर साइज कैटाइन बिगर साइज एनाइन अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ आपकी जो बॉन्डिंग होगी, या अपन ऐसे बोलें कि सीजियम बेटा क्या है वो कैटाइन, तो कैटाइन के पास जो न्यूक्लियस है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोनेट का जो बच्चों आपका कार्बोनेट के पास जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैटाइन का पॉजिटिव चार्ज कार्बोनेट का नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे
तो ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों वहाँ मिलेगा जहाँ पे आपके सेम साइज़ के कैटाइन्स और एनाइन्स होंगे। तो सीधा स्टेटमेंट क्या होता है कि बिगर साइज़ कैटाइन, बिगर साइज़ एनाइन होगा तो बच्चों मोर स्टेबल कंपाउंड आपका बनेगा, मतलब वहाँ पे बच्चों आपकी जो स्टेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हीट भी, एनर्जी भी आपको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई CH2CO3 बच्चों मोर स्टेबल होगा और सबसे कम स्टेबल होगा आपका Li2CO3। और अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करूं तो बच्चों Li2CO3 इजीली बच्चों डिकम्पोज हो जाता है Li2O के अंदर, बेटा ऑक्साइड के अंदर और आपका CO2 गैस के अंदर। बट आपके बेटा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम का ये कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं, ये आसानी से ब्रेक नहीं करते हैं, मतलब ये जबरदस्त इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब ये हमारे एनसीईआरटी डाटाबेस के अंदर कि ये बच्चे आपके डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं, बट लिथियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन याद रखना हमेशा फर्स्ट ए के कार्बोनेट, एल्कली मेटल्स कार्बोनेट हमेशा मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। और उसकी मैं अगर बात बताऊं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं बच्चों सेकेंड डे के आपके कार्बोनेट्स वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो ही जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ए के अंदर आपका जो लिथियम कार्बोनेट है वो बच्चों डिकम्पोज करेगा, बाकी के कार्बोनेट्स आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लिथियम और मैग्नीशियम के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी बच्चों मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से लगभग मैच करती है ना, ये आपको मैंने डिस्कस किया था आपके चार्ज डेंसिटी को लेके। ओके, चार्ज बाई रेडियस रेशियो के बारे में मैंने बात की थी, जहाँ पे आपके डायगोनल रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे सल्फेट्स को लेकर। कार्बोनेट्स के बारे में इतना मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बताया बच्चों, जब मैं आपको एस्ट्रोक पढ़ाऊंगा तो और आपको डिस्कस करूंगा मैं। तो सल्फेट्स पे बच्चों आते हैं, तो सल्फेट्स बच्चों सेकंड एक ही बेटा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट एक सल्फेट्स के बारे में मैं कहानी बताऊंगा, लेकिन सल्फेट जो बच्चों सेकंड एक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड एक सल्फेट को बच्चों में लिखना चाहूँ तो लिखूंगा मैं MsO4। बिल्कुल सल्फेट के पास -2 बच्चों चार्ज होता है, और बच्चों आपके सेकंड डे के मेटल्स हैं तो बच्चों इसके पास +2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा MsO4। तो देखो इसमें दो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर सेकंड ए की सल्फेट को अगर बेटो टेम्परेचर में डिकम्पोज करना चाहो, अगर वहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस लाइक 1000, ऐसे क्वेश्चंस पे एडवांस ने पूछा है 1000 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों पूछा था मैग्नीशियम सल्फेट का। तो जब बच्चों टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होता है, मतलब लेस देन आपके 800 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ बच्चों मिलता है मेटल ऑक्साइड और बनता है SO3 गैस। लेकिन जब आपका बच्चों टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर अपन बोलो बच्चों यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 गैस मिलेगी प्लस आपको ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। तो ये इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को बच्चों जो हम हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो आंसर बच्चों समझ में आपको आना चाहिए कि यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा और आपको यहाँ पे SO3 गैस मिलेगी। बट इन केस ऑफ जब आपका टेम्परेचर होगा बच्चों 1000 डिग्री सेल्सियस या आपके 800 से अधिक होगा, तो वहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस आपको SO2 गैस मिलेगी और आपको O2 गैस मिलेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी की, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों। यहाँ बच्चों हम लोग सल्फेट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि बच्चों आपका जो सल्फेट है वो बच्चों आपका बिगर एनायन है। जब भी बिगर एनायन है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपका बेरिलियम गैस से बड़े सबसे छोटा होगा, जब मैग्नीशियम को उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो साइज होगा बच्चों वो आपके बेरियम का होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों बिगर साइज आपका यहाँ पे कैटाइन मिलेगा और बिगर साइज ही आपको एनायन मिलेगा, तो बच्चों स्टेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो गया। आप जहाँ पे डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे तो जो बेरियम सल्फेट आपका आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहाँ पे क्वेश्चंस आपके जेई के अंदर डिस्कस किया गया है, ठीक है, और मेंस के अंदर वो क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों है कि FeSO4 को अगर बच्चों हम हीट करते हैं तो यहाँ से बच्चों मिलेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 बनता है प्लस आपको SO3 भी मिलता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि बेटा सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर हम FeSO4 बच्चों सॉलिड है इसको हम डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ बच्चों मिलता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 मिलता है और SO2 मिलता है और आपको O2 मिलता है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम बैलेंसिंग को लेकर चैप्टर एक लेक्चर में अलग से बना दूंगा आपको समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ से ये मिलता है बेटा फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2। लेकिन Fe2O3 बच्चों कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है, किसके लिए भाई, एक बीकर के अंदर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या बच्चों, Fe2O3 मिलेगा, SO2 मिलेगा और O2 भी मिलेगा।
तो SO2 और O2 के लिए बच्चों Fe2O3 काम करेगा बच्चों कैटलिस्ट के तरीके से। मतलब SO2 के साथ जो O2 आपको दिख रहा है भाई, इन दोनों का मिक्सिंग बच्चों आसानी से हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ Fe2O3। Fe2O3 बच्चों काम करे कैटलिस्ट के तरीके से और यहाँ बनाएगा बच्चों SO3 गैस। तो एक्चुअली में आंसर आपको जो मिलेगा वो Fe2O3 मिलेगा, SO2 मिलेगा और आपको SO3 मिलेगा। तो SO3 बनने के पीछे जो रीज़न होता है वो समझना ज़रूरी है कि बच्चों यहाँ पे Fe2O3 काम कैटलिस्ट के तरीके से काम करेगा, यहाँ पे SO2O2 को मिक्स करेगा बच्चों SO3 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट बच्चों हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे नाइट्रेट्स के बारे में। ओके, नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के बारे में। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट बच्चों लोग वाटर एडिशन एक्शन पे चलेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।